हेलो एवरीवन। ये वीडियो मेटाफिजिकल पोइट्री और मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में है, जिसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड माना जाता है इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। पोइट्री एक वैरायटी है या जॉनर है लिटरेचर का। लिटरेचर का बहुत सारा जॉनर है, लाइक फिक्शन, नॉन फिक्शन, प्ले, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसी टाइप से पोइट्री भी एक जॉनर है लिटरेचर का। जनरली ऐसा माना जाता है कि पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, फीलिंग और इमेजिनेशन इन प्रॉपर लैंग्वेज इन रिदमिक लाइंस। सो पोइट्री में क्या होता है, कोई भी पोएट अपना जो एक्सप्रेशन है, अपना जो थॉट है, फीलिंग है, इमेजिनेशन है, उसको वो एक्सप्रेस करता है एक प्रॉपर लैंग्वेज में, और साथ ही साथ वो एक रिदमिक लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करता है अपने फीलिंग इमोशंस को। Or in the study of English literature, it can be noticed that there develop different styles and types of poetry according to the different periods in the history of English literature. So जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ता है, डेवलप करता है, वैसे वैसे आपको पोएट्री में भी वैरायटी नज़र आता है। आपको डिफरेंट टाइप के पोएट्री देखने को मिलते हैं, उनका डिफरेंट स्टाइल होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एजेस। लाइक एक तो मेटाफिजिकल पोएट्री जो अभी हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी नज़र आया होगा न्यू क्लासिकल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री। सो उसी टाइप से मेटाफिजिकल पोइट्री भी एक वैरायटी है, एक टाइप है पोइट्री का। ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो बियॉन्ड फिजिकल होता है, या फिर इसी को कहते हैं हाईली एब्स्ट्रैक्ट। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर उसको क्लासीफाई किया जाए तो उसको आप दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो उसको कंक्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। ये दो तरीका है किसी भी चीज़ को डिवाइड करने का। सो कंक्रीट में हम बुक को रख सकते हैं, पेन, ब्लैक बोर्ड, चॉक, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट में आप लव, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी सबको रखते हैं, जिसको बस आप केवल महसूस करते हैं। So a concrete or physical thing can be seen, while an abstract thing can only be felt or realized. The metaphysical poets used to express highly abstract ideas, thoughts and things in their poetry. और जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो क्या करते थे, जो भी उनका आइडियाज था, जो भी थॉट्स थे या फीलिंग थे या इमोशन थे, उनको वो एब्स्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस करते थे, और वो भी हाईली एब्स्ट्रैक्ट उनका जो आइडिया होता था या थॉट होता था। The metaphysical poetry flourished in English literature in the 17th century. So ये जो टाइप ऑफ पोइट्री है, ये जो वैरायटी ऑफ पोइट्री है मेटाफिजिकल पोइट्री, ये इंग्लिश लिटरेचर में 17th सेंचुरी में स्प्रेड किया। और 17th सेंचुरी जिसका मतलब होता है 1600 से लेके 1700। So in this style of poetry, the expression of thought, feeling and imagination were expressed with highly abstractness. So जो भी फीलिंग या थॉट या इमेजिनेशन था किसी पोएट का उस पीरियड में, तो वो उनके जो एक्सप्रेशन थे वो हाईली एब्स्ट्रैक्टनेस थे, उनके इमोशन, फीलिंग, इस सब में। सो ए ग्रुप ऑफ पोएट ऑफ दिस सेंचुरी सच एज जॉन डन, थॉमस कैरियो, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेसो, हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वेल एंड अब्राहम कॉली स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री इन दिस स्टाइल। सो उस एरा के कुछ फेमस पोएट है लाइक जॉन डन, थॉमस कैरियो, ये सब कुछ ऐसे पोएट है जिनका जो भी वो अपने पोइट्री में एक्सप्रेस करते थे, जो भी उनका थॉट था, फीलिंग था, इमेजिनेशन था, उसको हाईली एब्स्ट्रैक्टनेस के साथ वो एक्सप्रेस करते थे। और बाद में ही ये पोएट, जो 17th सेंचुरी के ये पोएट थे, ये पॉपुलरली जाने गए मेटाफिजिकल पोएट्स, और इन्हीं को लोग पोएट्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री भी कहते हैं। It was Dr. Samuel Johnson who used the term metaphysical in his work Lives of the Most Eminent English Poets. So डॉक्टर जॉनसन का एक बुक आया जिसका नाम है लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट, जो कि 1779 में पब्लिश हुआ। सो फर्स्ट टाइम डॉक्टर जॉनसन ये जो पूरा वर्ड है मेटाफिजिकल, इसको वो यूज करते हैं वाइल डिस्कसिंग द पोएट्री ऑफ जॉन डन एंड अब्राहम कॉली। तो जो ये बुक है लाइफ ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट, इसमें टोटल 52 पोएट्स का बायोग्राफी और जो उनका वर्क है उस पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उसको एनालाइज करते हैं और फिर अपना जजमेंट देते हैं। तो वो जब एनालाइज कर रहे थे जॉन डन और अब्राहम कॉली का जो बायोग्राफी और उनका जो वर्क्स है, उसको जब वो एनालाइज कर रहे थे, तब वो उनको कुछ डिफरेंट चीज़ मिलता है। और वो ऑब्जर्व करते हैं कि द स्टाइल ऑफ पोइट्री इन द वर्क्स ऑफ जॉन डन और कॉली, और जब उनके पोइट्री का स्टाइल को एग्जामिन करते हैं तो बताते हैं
and said that the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. उनको एक डिफरेंट चीज मिलता है कि जैसे कि वो डिफरेंट जो भी उनका आइडियाज था, थॉट्स या जो भी फीलिंग था, उसको अपने जो पोइट्री में वो एक्सप्रेस करते थे, मानो कि उसको स्ट्रांगली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बोले। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को हम लोग जानते हैं कि वो एक फेमस एसेइस्ट, जर्नलिस्ट, क्रिटिक थे एज ऑफ सेंसिबिलिटी को के, जिसे आप द एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल, जो पूरा प्रॉपर वर्ड है, इसको फर्स्ट टाइम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अपने इस बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में यूज किया। बिफोर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इन द रेस्टोरेशन पीरियड, जॉन ड्राइडन who used the word metaphysics in his discourse concerning satire। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से पहले एक और राइटर हुए, जॉन ड्राइडन, जो काफी फेमस क्रिटिक थे, सेटारिस्ट थे, इवन तक की पोएट और प्ले राइट भी थे रेस्टोरेशन पीरियड के। उन्होंने भी अपना एक वर्क डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, जो कि 1693 में पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने भी एक टर्म का यूज किया जिसका नाम है मेटाफिजिक्स। और वो जब जॉन डन के बारे में इस जो वर्क है डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, उसमें मैं बात कर रहे हैं, तो वो लिखते हैं ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। बस ये लाइन वो यहाँ लिखते हैं। टू सी डन्स स्टाइल ऑफ पोइट्री, डन का जो पोइट्री का स्टाइल था उसको देख करके वो लिखते हैं कि ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, एमसीक्यू वगैरह में। नेक्स्ट, इट इज सेड दैट द वर्ड मेटाफिजिक was first and foremost used in English literature by William Drummond। पहली बार अगर इस वर्ड का यूज किया है केवल मेटाफिजिक का, तो वो इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो विलियम ड्रमोंड ऑफ हॉर्थर्डन एक लेटर लिखते हैं आर्थर जॉनसन को 1630 में, और उसमें ये वर्ड को वो प्लेस करते हैं। In 20th century, T.S. Eliot was the modernist poet, critic, essayist, was influenced by the metaphysical poets। और टी.एस. एलियट हम सभी लोग फैमिलियर हैं इनसे, एक मॉडर्निस्ट पोएट थे, क्रिटिक थे, सेइस्ट थे, और ये मेटाफिजिकल पोएट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे। और इन्होंने भी एक वर्क लिखा, एक एसे लिखा जिसका नाम है द मेटाफिजिकल पोएट्स। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और ये वर्क 1921 में पब्लिश हुआ। और ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे और जो पोइट्री थे उसके स्टडी के लिए बहुत अच्छा ये एसे है। In this essay, he introduced his famous theory of the dissociation of sensibility। और इसी essay में उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम है theory of the dissociation of sensibility। The name metaphysical poet is now applied to a group of 17th century poets who were directly or indirectly influenced by John Donne। अब ये जो टर्म है metaphysical poets, तो ये टर्म वैसे पूरे ग्रुप को 17th सेंचुरी पोएट्स के ग्रुप को दिया जाता है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जॉन डन के जो पोइट्री का स्टाइल था उससे इन्फ्लुएंस होकर जो पोएट लिखे उसको मेटाफिजिकल पोएट्स के रूप में जाना जाता है, लाइक कि जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम कॉली या जो भी अदर है। ये लोग कहीं ना कहीं जॉन डन के जो पोइट्री का स्टाइल था उससे इन्फ्लुएंस होकर के उसी टाइप का पोइट्री कंपोज करने लगे, और इस कारण से उन्हें मेटाफिजिकल पोएट्स के रूप में जाना जाता है। और टुडे जॉन डन इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, और आज हम लोग जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के रूप में जानते हैं। अभी हम लोग कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के रिगार्डिंग। 1500 से लेकर 1660 का जो पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, इसको द इंग्लिश रेनेसां या अर्ली मॉडर्न पीरियड कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये जो पूरा पीरियड है 1500 से 1660, इसमें आपको कुछ सब पीरियड आते हैं, जैसे कि पहला 1558 से 1603 ये जो पीरियड है एलिजाबेथन पीरियड, 1603 से 1625 जैकोबियन पीरियड, 1625 से 1649 द कैरोलिन पीरियड, और 1649 से 1660 का जो पीरियड है वो कॉमनवेल्थ पीरियड है। आपका जो स्टार्ट होता है मेटाफिजिकल पोइट्री वो आपको द एलिजाबेथन पीरियड से हो जाता है, जिस समय जॉन डन थे। और बाद में ये चीज़ जो फॉलोअर होते हैं जॉन डन के, जो उनके पोइट्री के स्टाइल को फॉलो करते हैं, वो जैकोबियन, कैरोलियन और कॉमनवेल्थ तक जाता है। उस जो नेक्स्ट जो पोइट है मेटाफिजिकल पोइट, वो आपको जैकोबियन, कैरोलियन, कॉमनवेल्थ पीरियड तक आते हैं। एलिजाबेथन पीरियड को ही फर्स्ट क्रिएटिव पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जिसमें जॉन डन, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सब राइटर, एडवर्ड स्पेंसर, ये सब आते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री फ्लोरिस्ट हुआ उसके पीछे क्या क्या रीजन है या क्या क्या कॉज है। तो पहला है ड्रामा एंड पोइट्री ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड। इसके लिए पहला जो कारक जिम्मेदार है वो है ड्रामा और पोइट्री ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो उस पीरियड में भी कुछ ऐसे राइटर थे जिनको लग रहा था कि जो ड्रामा है या जो एलिजाबेथन पीरियड का जो पोइट्री या ड्रामा है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक डिफरेंट पोजीशन में ले जा रहा है। जिस टाइप से वल्गरिटी या न्यूडनेस लोगों को दिखाया जा रहा है थ्रू पोइट्री और थ्रू ड्रामा, वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मेटाफिजिकल पोइट्री को कहा जाता है ये एक रिएक्शन भी है एलिजाबेथन पोइट्री या ड्रामा के अगेंस्ट। दूसरा जो रीजन है वो डिक्लाइन ऑफ द मोरल वैल्यूज आफ्टर एलिजाबेथन एरा। और एलिजाबेथन एरा के बाद इंग्लिश सोसाइटी में मोरल जो वैल्यू है उसमें आपको डिक्लाइन नजर आना शुरू होता है। तो इसको लेकर के जो राइटर थे, जो कुछ पोइट थे, वो स्टार्ट किए मेटाफिजिकल पोइट्री लिखना। जो थर्ड रीजन है इसके पीछे वो है द सिविल वार इन इंग्लैंड, जो कि 1630 से लेके 1660 तक हुआ, रेस्टोरेशन पीरियड तक। सो इस बीच में हम लोग को पता है कि 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को जो किंग थे उनको बिहेड कर दिया गया। और सिविल वार काफ़ी ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन लाया जो पोइट्स थे और जो भी अदर राइटर्स थे उनके लाइफ में। देन जो फोर्थ रीजन है लॉस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, फेथ एंड लव। आपको इस एरा में दिखेगा किस टाइप से लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ है वो खत्म होता जा रहा है। और जॉन डन वैसे तो कैथोलिक थे और उस एरा में आपको कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट वगैरह जो वॉर था वो सब चल रहा था। देन एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड लोनलीनेस इन द इंग्लिश सोसाइटी। और सिविल वॉर, डिक्लाइन ऑफ मोरल वैल्यू, लॉस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, फेथ, ये सब क्या किया, एंग्जाइटी को बढ़ाया, फ्रस्ट्रेशन एंड लोनलीनेस जो इंग्लिश सोसाइटी में था ये सब डेवलप किया। और यही सब रीजन बना मेटाफिजिकल पोइट्री के फ्लोरिश होने का। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मेजर फीचर है मेटाफिजिकल पोइट्री को। तो पहला जो फीचर है वो लिरिकल इन नेचर। जो भी मेटाफिजिकल पोइट्री है आप देखेंगे कि वो नेचर में बहुत लिरिकल है। ऐसा है कि आप उस पोएम को गा सकते हैं। एक तो ये इसका मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है। देन कॉम्प्लेक्स थीम। हम बहुत सारा जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो हमेशा ही एक कॉम्प्लेक्स थीम्स पे बेस्ड होता है। उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है हमेशा कॉम्प्लेक्स आइडियाज को डिस्कस करता है। देन आपको मिलेंगे विट एंड कॉन्सेप्ट। ये सबसे बड़ा फीचर है मेटाफिजिकल पोइट्री का। सो विट में एक्चुअली एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कोई भी राइटर या कोई भी पोइट इंटेलेक्चुअली बात करता है और ऐसे लगता है कि जैसे जब वो पोइट्री कंपोज कर रहे तो कॉमन लोग के लिए नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल के लिए। देन कॉन्सेप्ट भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कोई भी राइटर या कोई भी पोइट अपना जो इंडिविजुअल ओपिनियन होता है उसमें वो देने के लिए वो डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, वो कॉमन चीज़ों में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। देन कम्पैक्टनेस इन एक्सप्रेशन। आपको जब वो पोएम पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि किस टाइप से वो जो जनरल बात भी है उसको वो कहने के लिए कितना वो कम्पैक्ट तरीके से कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कम्पैक्टनेस होता है उनके पोइट्री में, कोई भी बात आपको जनरल स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा। देन द फिफ्थ जो क्वालिटी है वो रिवील ऑफ द ग्रेट साइकोलॉजिकल इंसाइट। साथ ही साथ आपको इनके पोइट्री से जो भी मेटाफिजिकल पोइट्स थे और वो जो पोइट्री लिखे उस पोइट्रीज में आपको देखने को मिलेगा कि वो एक टाइप से साइकोलॉजिकली जो भी उनका थॉट्स या फीलिंग था उसको साइकोलॉजिकली वो एक्सप्रेस करते थे। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ जो फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स और पोइट्री है, लाइक जॉन डन और इनका जो फेमस पोएम है द गुड मॉरो, द फ्ली, हिम टू गॉड, माई फादर। एंड्रू मार्वेल का थॉट्स इन अ गार्डन, टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस, डेफिनेशन ऑफ लव। जॉर्ज हर्बर्ट का है रिडेम्पशन, जॉर्डन, द कॉलर, लव, द गिफ्ट ऑफ गॉड या द पुली। अब्राहम कॉली का अवेक अवेक माई लायर और हेनरी वॉन का है द रिट्रीट। तो ये कुछ फेमस पोइट्स है और उनके जो फेमस पोएम है उसका लिस्ट है। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग metaphysical poets and poetry. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.